देखो, जो एन फैक्टर कैलकुलेशन की जो बात हो रही थी, उसमें आप हर रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड या फिर किससे निकालोगे आप? ऑक्सीडेशन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, या फिर जितने भी एन फैक्टर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जितना चेंज हो रहा है उससे निकालोगे। लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था कि अगर बेसिकली तो आप वैसे ही निकालोगे। कैसे? या तो एन फैक्टर जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कैलकुलेट करके या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके। लेकिन अगर आपको एन फैक्टर का वो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो यहाँ पे लिख लो साइड में एक बार। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या केस हो सकता है? पहला कि उसमें एक एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है, वो तो आपको पता है। दोनों एलिमेंट का या दोनों कंपाउंड में जो एलिमेंट है दोनों का इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे आप? N1 प्लस N2। दूसरा, दोनों का डिक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? तो भी N1 प्लस N2। ठीक है। तीसरा, एक का इंक्रीज हो रहा है और एक का डिक्रीज हो रहा है। मेरे पास मैंने 10 रुपए कमाए, N1 N2 उन सबका एन फैक्टर है, N1 इसका एन फैक्टर है और इन दोनों का एन फैक्टर है N1 N2। ठीक है। अगर मैंने 10 रुपए कमाए, ठीक है, और आपने 5 रुपए लॉस किए, तो हमारा नेट एन फैक्टर क्या हो जाएगा? मतलब एक का इंक्रीज हो रहा है और एक का डिक्रीज हो रहा है, तो नेट एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नेट हमें प्रॉफिट या गेन कितना होगा बताओ? 5 कैसे किया? माइनस करके। तो यहाँ पे आप कुछ भी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं N1 डिफरेंस ऑफ N2 लिख रही हूँ। और चौथा हमने बात किया था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मैंने एक स्पेशल केस बताया था। N1 N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 N2 N1 N2 क्या है? जितने भी सब्सटेंसेस अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स, उनका एन फैक्टर है, उनका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। N1 माइनस N2, हाँ मतलब दोनों में से N1 बड़ा भी हो सकता है, N1 छोटा, इसलिए डिफरेंस जो भी बड़ा होगा वो आप सामने रख दोगे। ठीक है। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक किसके लिए? रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। बाकी बेसिक इसका मतलब क्या है? या तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर नेट कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल, ऐसे निकालते हो। जो नॉर्मली आप निकालते हो वो तो ऐसे निकालते हो, लेकिन अगर आपको जल्दी से करना है, शॉर्ट ट्रिक करना है बिना किसी कुछ दिमाग लगाए, तो ये हो जाएगा। ठीक है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने शायद उसका सोल्यूशन देना मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं आज दे दूंगी। ठीक है। हो ही गए होंगे सबके। अगर एक दो डिस्कस करना है तो ये Fe 0.930 वाला डिस्कस कर लूं। चलो, बाकी सब तो हो ही गया होगा। ब्लीचिंग पाउडर वाला बताओ कितना एन फैक्टर हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर वाज चेंजिंग इनटू Cl2, एन फैक्टर क्या हुआ था उसका? बताओगे? ब्लीचिंग पाउडर जब चेंज हो रहा था Cl2 में, तो एन फैक्टर क्या हो रहा था उसका? कैसे बेटा? CaOCl2 was changing into Cl2। अगर मैंने इसमें क्या बोला था, मैं एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखूंगी, मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगी। और इधर अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो इसका +2, इसका -2, इसका 0 आ रहा था। तभी तो हमने इसका किससे निकाला था? स्ट्रक्चर से। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आ रहा है इधर, और इधर क्या आ रहा है? इधर भी 0 आ रहा है। तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका? हम जो भी अभी हम देख रहे हैं, जो भी मेथड पढ़ रहे हैं, उस मेथड से एन फैक्टर 0 नहीं होगा। हम बोलेंगे वी कैन नॉट डिफाइन एन फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है। हम डिफाइन नहीं कर सकते, 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए होंगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हुआ होगा, लेकिन वो हम इसको देख के डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में? अब था हमारा Fe 0.930 was changing into Fe2O3।
ठीक है, चलो FeO में देख लेते हैं, FeO में क्या करेंगे, बाकी सब में वही करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोला था, इसका होगा 200/93, है ना, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, +2, है कि नहीं है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 200/93, 2 - 200/93 कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो -2, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 186, मतलब कितना 4/93, 4/93 हो रहा है, सॉरी 186 और 204, 14/93 हो रहा है, 14/93 हो रहा है। यहां तक क्लियर है सबको। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 14/93, और कितने एटम्स हैं टोटल Fe के, बताओ। इसको आप क्या कर दोगे, 0.93 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0.14 हो जाएगा इसका एन फैक्टर। आगे बात समझ में हमने कैसे निकाला है, सिंपली माइनस कर दिया है और मल्टीप्लाइड बाय जो हम करते थे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे एक एटम हो या 1.5 एटम हो या फिर 0.93 हो, 0.5 हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपना बेसिक रूल फॉलो करना है। आगे बात समझ में क्लियर है सबको, ठीक है। बाकी सारा तो हो गया होगा, बाकी सब इजी थे, बस यही वाले टिपिकल होंगे। अब हम देखो आते हैं जिसमें एक एलिमेंट क्या कर रहा है, 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो केस 1 था हमारा जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व था। नाउ कमिंग ऑन टू केस 2 जिसमें 2 एलिमेंट्स अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। केस 2 लिख लो, रिएक्शन in which more than one element changing its oxidation number, ठीक है। मोर देन 1 एलिमेंट इन्वॉल्व है इसमें। तो पहला आ गया, मैं पहला आपको करके बता देती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो। FeS2 इज चेंजिंग इनटू किसमें, Fe2O3 एंड FeSO3 में, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe here? Fe का 2 ही हो सकता है, या तो +2 हो सकता है या फिर +3 हो सकता है। यहाँ पे +2 है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फर का क्या हो जाएगा, -1, वेरी गुड, ठीक है। मैंने बोला था क्या ये सल्फाइड है, मैंने बोला था जब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा तो वो सल्फाइड होगा, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होगा और -2 तो वो ऑक्साइड होगा। लेकिन क्या ये सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में है Fe के साथ, नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है, -1, ठीक है। तो उसी के साथ ये +2 और ये -1 यहां से चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है ये +3 में, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 से 3 गया और एक ही एटम गया तो कितना हो गया, एन फैक्टर 1। कमिंग ऑन टू सल्फर, सल्फर यहां से यहां गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये -6 और ये हो जाएगा +6, -1 से +6 में गया, एन फैक्टर कितना हो गया, कितने का चेंज हुआ, 7 का चेंज हुआ, और एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो एन फैक्टर क्या हो गया आपका 14। अब देखो यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है और यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों का ही इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, एन नेट एन फैक्टर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 1 + 14 दैट इज 15। हमें ये भी देखना है कि दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तब तो दोनों का अगर सेम हो रहा है तब तो हम नेट ऐड कर लेंगे, अगर एक का इंक्रीज हो रहा हो एक का डिक्रीज हो रहा हो तब हम डिफरेंस लेंगे उसका। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं और क्वेश्चन दूं,
और क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको एक बार HCN में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना चाहती हूँ, ये आप साइड में कहीं नोट भी कर सकते हैं। HCN बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, HCN। तो अगर हम देखें तो C और N दोनों का ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो हम यहाँ पे इसका तो हमारा फिक्स्ड है +1 होगा, लेकिन C और N में हमें क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया कि किसका क्या लेंगे। तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, अगेन बॉन्डिंग मेथड, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड याद है हमने किया था। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड में HCN क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड बनाता है N के साथ, बनाता है। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है, नाइट्रोजन, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और कितने बॉन्ड बनाए उसने, कितने बॉन्ड बनाए, 3, तो फिर हो जाएगा -3, ठीक है। याद है हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड में देखा था नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करके, और इसका है आपका +1, तो कार्बन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 हो गया, ठीक है, तभी तो न्यूट्रल हो गया दोनों, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, या फिर आपको स्ट्रक्चर से भी याद होना चाहिए कि HCN में साइनाइड आयन में क्या होता है, कार्बन का +2 होता है और नाइट्रोजन का -3 होता है, याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो आप स्ट्रक्चर बना के उसका बॉन्ड कैलकुलेट करके कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो करके आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यू हैव, उसका आपको नेट एन फैक्टर निकालना है। तो आपके पास है FeCN होल 6 का पावर -4, ठीक है, फेरोसाइनाइड, ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। ये चेंज हो रहा है आपका Fe प्लस CO3-2 प्लस NO3-, Fe शायद ये +2 में है, Fe +3 में चेंज होगा। इस रिएक्शन का आपको नेट एन फैक्टर निकालना है। नेट एन फैक्टर बताइए, सबका एन फैक्टर निकाल के देखो कि किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई में भी आया हुआ है। इसका निकालिए एन फैक्टर, मतलब आपका एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। मुझे बता दो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस फेरोसाइनाइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरोसाइनाइड। टेक योर टाइम, हर चीज स्टेप बाय स्टेप कीजिए जैसे आपको बताया है, ठीक है। ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर एक चार्ज है, तो आप =0 नहीं करके इक्वल टू, नहीं मुझे m के टर्म्स में बता दो ना, m/n फैक्टर क्या आया कबीर, मुझे बस बता दो m/, कितना आ रहा है। इसका नेट n फैक्टर 4 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये Cn का होल 6 है, कितने एटम, कार्बन के भी 6 एटम चेंज हो रहे हैं, नाइट्रोजन के भी 6 एटम चेंज हो रहे हैं। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। याद करो हमने क्या पढ़ा है पिछला, सारी चीजें यहाँ पे यूज करनी। कबीर फिर से करो, हो जाएगा या मैं करके देखूं, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। देखो Cn में मैंने बताया कार्बन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैं पूछती जा रही हूँ वो बताते जाओ। साइनाइड आयन है ये, तो साइनाइड आयन में नहीं, क्षितिज गलत, साइनाइड आयन में इसका क्या हो जाएगा आपका +2 और इसका होता है कितना, -3। तो Fe पर कितना चार्ज हो जाएगा बताओ, +2 और -3, x +12
-18 इज इक्वल्स टू -4, तो x क्या हो जाएगा? Fe पर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? चलो अब देखो Fe चेंज हो रहा है किसमें? +2 से +3 चेंज हो रहा है। कितने एटम चेंज हो रहे हैं? एक ही एटम चेंज हो रहा है, मतलब 1 हो गया इसका n फैक्टर। ठीक है, कमिंग ऑन टू यहां पे, ठीक है, कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है? O3 -2 मतलब -6, और ये हो जाएगा आपका +4। ठीक है, +4 आ रहा है ना सबका, और ये हो जाएगा आपका प्लस कितना? 5। इन दोनों, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया था सबने? ओम आहूजा, वेरी गुड। ओम आहूजा ने एकदम सही जवाब दिया है मेरे को। हाँ, क्योंकि ये साइनाइड है ना बेटा महिमा, यहाँ पे भी ये साइनाइड ही है। ठीक है, फेरोसाइनाइड मतलब साइनाइड आयन है, इसलिए मैंने आपको नाम भी बोला था। अब देखो आते हैं इस पे, अभी मेरे साथ अगर थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जली है तो फिर से करो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, ठीक है, 2 का चेंज हुआ, और कितने एटम्स के लिए हुआ? 6 एटम्स के लिए, तो कितना हो गया? 12। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे -3 से +5 गया, मतलब टोटल 8 का चेंज हुआ, और कितने एटम्स के लिए? 6 एटम्स के लिए, मतलब 8 × 6 दैट इज 48। तो यहाँ पे हो गया 48। देखो सबका ही इंक्रीज हो रहा है, +2 से +3, +2 से +4, -3 से +5, हम सबको ऐड कर देंगे। 1 + 12 + 48, ये हो गया 60 + 1 61। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? m/61। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट लगा क्या, मुझे बताओ? थोड़ा सा आप लोग बड़ा क्वेश्चन देखते नहीं कि घबरा के फिर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व। कोई नया कॉन्सेप्ट था? सब मैंने इसीलिए बोला था कि दिमाग को काम करके स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, जो जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दू, हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देके देखती हूँ। तो ये मत सोचो कि सबका ऐसे ही होगा, लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा कि सबका इंक्रीज कर रहा है या फिर एक का कहीं कहीं किसी का डिक्रीज तो नहीं कर रहा। ठीक है, सो यू हैव CrI3, ठीक है, m/61। नहीं बेटा, मैंने इसका पूछा है, n फैक्टर 61 किसका आया है? इसका आया है। तो फेरोसाइनाइड का इक्विवेलेंट वेट पूछा है। सबका कैसे आ सकता है? सबका तो अलग अलग आएगा ना, इसका अलग आएगा, इसका n फैक्टर 1 है तो इसका m/1 आएगा। इसका n फैक्टर यहां से देखा जाए तो +4 से +2 जा रहा है और एक ही एटम जा रहा है, तो m/2 होगा। समझ में आ गया? आपको ये भी देखना है कि रिएक्टेंट साइड से देख रहे हो या प्रोडक्ट साइड से देख रहे हो। ठीक है, CrI3 is changing into chromate ion CrO4-2 and IO4-। चलो इसमें मुझे बताओ n फैक्टर, और भी मैं बता देती हूँ। चौथा है आपका FeC2O4 is changing into Fe2O3 plus CO2। इन सब में n फैक्टर बताना है। SnO2 plus CO2। पहले वाले में कितना आ रहा है? देखो प्लीज, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीज अब आपको आता है। कुछ चीज ना आने की वजह से कुछ गलत हो। 12 किसका आ रहा है? CrI3 का। मैं सब में रिएक्टेंट वाले का पूछ रही हूँ। कबीर 27, वेरी गुड। 12 किसका कर रहे हो तुम लोग?
फिर से करो, जिसकी गलतियां हो रही है फिर से करो। इक्विवेलेंट वेट 4 कैसे होगा बेटा? इक्विवेलेंट वेट मैंने m किया है ना, वो आप निकाल लो कितना इसका वेट है, मैंने m के टर्म्स में किया है। चार्ज का तो चार्ज को ही करके तो हमारा Fe का +2 आया है। चार्ज तो क्या है, वो बता रहा है कि इट्स नॉट अ न्यूट्रल एटम, इट इज एन आयन। चार्ज तो सिर्फ ये बता रहा है ना, चार्ज का n फैक्टर थोड़ी ना होता है। और चार्ज में ये ओवरऑल क्या है, पूरा एक कंपाउंड है, इसमें कोई एक चार्ज स्पीशीज थोड़ी ना है। दो है सेकंड का, नहीं सेकंड का गलत है। NO2 माइनस, ठीक है, इसका 3 है। चलो अब मैं करके देखूं, 2 का 3 है, हाँ सही। पांचवे का, चलो मैं करके बताती हूँ, सुनो। CrI3 की बात कर रहे थे, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा +3, कोई डाउट? ठीक है, ये क्या है, क्रोमेट आयन, मैंने आपको बताया था, इसमें +6 में जाता है और इसमें किस में जा रहा है, +7 में जा रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है, +3 से किस में गया, +6 में, कितने का n फैक्टर चेंज हुआ इसमें, 3 का। -1 से +7 गया, 8 का चेंज हुआ, कितने एटम्स के लिए, 3 एटम के लिए, तो 8 × 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 + 24 दैट इज 27। ठीक है, किसी को कोई डाउट? कमिंग ऑन टू, ये क्या मैंने बोला, ऑक्जेलेट आयन है। ऑक्जेलेट आयन के ऊपर टोटल चार्ज होता है -2, इसका 4, हाँ इसका 4 है, सही। ऑक्जिलेट आयन पे -2, पूरे पे -2 चार्ज है, तो फिर Fe पर कितना चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, Fe पे हो गया आपका +2 चार्ज। और कार्बन पे आपने चार्ज निकाला ही होगा, C2O4 -2, -8 उधर जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका कितना, +3 है ना। Fe2O3 में यहाँ पे हो जाएगा इसके ऊपर +3, और कार्बन डाइऑक्साइड में तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, +4, इजी है। ठीक है, यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, एक का चेंज हुआ, और एक ही एटम है। C2O4 में यहाँ पे एक एटम, एक का चेंज हुआ, और कितने एटम्स के लिए, 2 एटम्स के लिए, तो 1 × 2 2, तो नेट कितना हो रहा है, दोनों का ही इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, कमिंग ऑन टू हियर, इसके ऊपर देखो -2 चार्ज है, तो Sn के ऊपर +2 चार्ज होगा, इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। यहां से जा रहा है ये +4 में, 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लस इसमें किसका चेंज हो रहा है, +4 से जा रहा है, 2 का चेंज, 1 का चेंज हो रहा है, और 2 एटम्स के लिए, तो फिर n फैक्टर 4 आ गया था सबका। अगेन कमिंग ऑन टू हियर, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये भी साइनाइड आयन है, Cn जब साथ में हो साइनाइड आयन होगा, तो इसके ऊपर -3, इसके ऊपर +2। ठीक है, तो Hg के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, फिफ्थ वाला दोबारा बताऊं, Sn पे +2 चार्ज है, +2 से किस में जा रहा है, +4 में, कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। ठीक है, Sn की बात करें, C2O4 में +3 से +2 में जा रहा है, 1 का चेंज हुआ, कितने एटम्स के लिए, 2 एटम्स के लिए, तो 2 + 2 = 4। ठीक है, यहां पर आए तो Hg के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +1। यहां तक क्लियर है सबको? यहां पर आए तो Hg के ऊपर कितना हो जाएगा, +2। CO3 के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा आपका, आपने निकाला ही होगा, कितना चार्ज हो जाएगा CO3 के ऊपर, +4। ठीक है, और NO2 पे कितना चार्ज हो जाएगा, -4, इसका हो जाएगा +3।
क्या बोल रहे हो? फिफ्थ में क्या प्रॉब्लम है? N1 माइनस N2 क्यों होगा बेटा? +2 से +3 जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, +3 से +4 जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब दोनों में इंक्रीज कर रहा है तो मैंने क्या बोला था, माइनस कहां से आ गया? SN वाले में इंक्रीज कहां कर रहा है बेटा? +2 से +4 में जाने का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? और +3 से +2 में जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। ये +4 है, सॉरी, दिस इज +4। +3 से +4 में जा रहा है तो क्या कर रहा है? वो लिखने में मेरे को गलती हो गई, मेरे दिमाग में 4 ही चल रहा था। समझ में आ गया? सही है, क्लियर है इसका, फिफ्थ का? इसका देखते हैं। अब आओ, यहां पे कितने का चेंज हो रहा है? देखो पहले तो सबका इंक्रीज कर रहा है, इसमें तो सबको क्लियर है। 1 का चेंज हो रहा है और 2 के लिए हो रहा है। यहाँ पे +2 से +4 कितने का चेंज हो रहा है? 2 का चेंज हो रहा है, 2 के लिए तो 4। -3 से +3 कितने का चेंज हो रहा है? -3 से +3 कितने का चेंज हो रहा है? 6 का चेंज हो रहा है और 2 के लिए चेंज हो रहा है तो 12। तो 12 + 6 कितना? 18 हो गया। सिंपल एडिशन तो करना है बेटा, इसमें भी नहीं हो रहा है क्या? हो गया ना? अब देखो Hg के लिए कुछ बात बता दूं। मर्क्यूरी का यहाँ पे कि चार्ज क्या है? +1 है, और साइनाइड पे भी क्या चार्ज होता है? -1 का चार्ज होता है। तो वो HgCN क्यों नहीं बनाता? हमने क्या लिखा है? Hg2CN2, वो ऐसा बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, क्योंकि Hg+ में स्टेबल नहीं होता है। वो मैं आगे चल के, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसका रीजन ये है कि Hg+ जो है वो स्टेबल नहीं होता है, जबकि Hg2+ जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो ऐसे नहीं एग्जिस्ट करके ऐसे एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इसका कोई भी कंपाउंड जैसे Hg2O2 बनेगा, ठीक है, या फिर HgO बनेगा, ठीक है, Hg2O2 बनेगा इसका कंपाउंड, मतलब Hg2CN2 बनेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, ये भी साइड में कहीं लिख लेना, जरूरी है। अब मुझे एक मैं इससे रिजल्ट निकालती हूं कि जितने भी ऑक्सिलेट कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, अगर इन दोनों में देखें तो आपको पता है ऑक्सिलेट में कार्बन का तो हमेशा क्या होगा? +3 से +4 में जाएगा, और × 2 है तो फिर हम क्या करेंगे? उसको 2 का चेंज होगा हमेशा, मतलब जितने कार्बन है उतने का ही चेंज होगा। एक तरह से हम याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? मतलब कार्बन का तो हमेशा 2 का चेंज होगा, प्लस हम किसका कर लेंगे? उसका, अगर कोई एलिमेंट उसके साथ जुड़ा है जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइजेबल एलिमेंट है, उसका भी हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, मैं एक रूल बना सकती हूँ किसके लिए? ऑक्सिलेट कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पे स्टार बना के रूल लिख सकते हो। रूल तो क्या ही है, रूल इसलिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आए तो ये सब तामझाम ना करना पड़े, आप देखते ही आंसर निकाल लो। क्या है? फॉर ऑक्सिलेट कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सिलेट कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए हम क्या करेंगे? जो ऑक्सीडेशन नंबर नेट n फैक्टर हो जाएगा जो उसका, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑक्सिलेट, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑक्सिलेट, मतलब वो तो हमेशा क्या होगा? एक ऑक्सिलेट आयन है तो एक ही होगा, प्लस हम क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इफ एनी। जरूरी नहीं है कि मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही करे, नेट एन फैक्टर हो जाएगा ये। अब देखना आप फटाफट से ऑक्सिलेट कंटेनिंग कंपाउंड का कितने जल्दी एन फैक्टर निकालते हो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, Na2C2O4, इसका मुझे नेट एन फैक्टर बताइए।
किसी भी रिएक्शन में इसका नेट एन फैक्टर क्या हो जाएगा? क्या सोडियम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑक्जेलेट आपने ऐड कर लिया 2, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इफ एनी, ठीक है। क्या सोडियम कभी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा? अगर वो कंपाउंड से कंपाउंड बना रहा है दूसरा, तो क्या कभी वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा? तो क्या करोगे, 2 + 0 = 2, क्योंकि सोडियम का तो आपको पता है, सोडियम मैग्नीशियम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के लिए फिक्स्ड रूल है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए होगा? जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने का स्कोप होगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसका हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसका हो गया 2 और 0 तो 2, ठीक है। और देखिए इसका एग्जांपल, देखो दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया था यहाँ पे, FeC2O4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए इसमें, 2। Fe किस में जाता है, यहाँ पे किस में है, +2 में है, और किस में चला जाता है, +3 में चला जाता है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1, तो 3। SnC2O4, SnC2O4 में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, ठीक है। Sn किस में है, +2 में है, +2 से Sn किस में जाता है हमेशा, Sn का 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, +2 एंड +4। तो 2 कितना चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 का, ठीक है। अब बताओ, H2C2O4 डॉट Na2C2O4, इसका बताइए। चार कैसे, ना तो अपना हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा, ना सोडियम करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग। अब ये देखो, ये जो कंपाउंड है, मैंने बोला था ये 2 तरह से एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास H+ है, इसलिए ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तब तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 + 2 4, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। एसिड की तरह जब काम करेगा, तब इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? अगर ये जो कंपाउंड है ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये कितना H+ दे सकता है मैक्सिमम, 2। तो एसिड की तरह जब हम देख रहे हैं, तो हम हमेशा क्या देखेंगे कि वो कितना H+ दे सकता है। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह देख रहे हैं, तब हम देखेंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल अगर कहीं हो रहा हो, ठीक है। ऑक्सीलेट कंटेनिंग कंपाउंड्स का हो जाएगा, एक एग्जांपल दे रही हूं, उसका आप बताएंगे एन फैक्टर, ठीक है। ये सिर्फ ऑक्सीलेट कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए है। लिखो, H2C2O4 डॉट 2Na2C2O4 डॉट 3FeC2O4। ये एक बहुत भयानक सा कंपाउंड है, ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट मिले हुए हैं इसमें। अब मुझे इसका एन फैक्टर बताइए, और सबका सही होना चाहिए। जो भी रूल मैंने बताया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इफ इट इज चेंजिंग। 7 गलत आंसर। मैंने बोला तसल्ली से, जल्दी नहीं करना, हमें कोई जरूरत नहीं है। कुलदीप मीना वेरी गुड, 15। अब सारे बच्चे निकालो। रुद्रा गुड, क्षितिज, आसमा, महक, सबका ही आ गया है। क्या किया हमने, नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले कर लेते हैं, तो 2, और ये इसका
4 और ये इसका 6, कितना 12 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा? नहीं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा? नहीं। क्या इसका ऑक्सीडेशन चेंज होगा? बिल्कुल होगा। और किस में होगा? +2 से किस में जाएगा? +3 में जाएगा। और कितने एटम्स जाएंगे? 3 एटम्स जाएंगे, तो 1 × 3, तो ये हो गया 15। सबका आ गया था आंसर? तो ऑक्सिलेट कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस कितना भी भारी से भारी कंपाउंड आ जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और जितना उसके मेटल का ऑक्सीडेशन अगर चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इस पे हम एक समराइज कर देते हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। कुछ नहीं होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? कंजर्व्ड रहेंगे। ठीक है, अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा? रिडॉक्स रिएक्शन में वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा इन सच ए वे कि उन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको हम सिर्फ नोट्स में लिखने वाले हैं, हम अप्लाई करेंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। लिखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो, मोल से हम आगे बढ़ गए हैं एक स्टेप, और हमने यही किया है कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स को तो हम बराबर नहीं कर सकते हैं किसी के, लेकिन अगर उसी नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? n फैक्टर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट? ठीक है, मोल से ये कैसे डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है? ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, according to law of equivalence, in any chemical reaction, equal equivalence आपको पता है क्या होता है? Ne होता है, मतलब n into n फैक्टर होता है of each reactant will react as well as equal equivalence, that is any of each product will be produced. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इक्विवेलेंट्स किसी भी रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट्स होंगे ये फॉर ईच एंड एवरी सब्सटेंस विल बी इक्वल। ठीक है, लिख लो इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस in a chemical reaction will be equal. इसके पूरे ये कहने का मतलब यही है कि इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। जैसे कि अगर कोई रिएक्शन है, कोई भी रैंडम रिएक्शन A + B + C gives D + E है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मैं ये कह सकती हूँ क्या? इक्विवेलेंट ऑफ A is equals to equivalent of B is equals to equivalent of C is equals to equivalent of D equals to equivalent of E. ठीक है, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, यही इसका हमारा जो है यही फायदा है कि हमें अगर
इक्विवेलेंट कांसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन करना है तो हम तो एन फैक्टर निकाल ही रहे हैं और एन फैक्टर से ही तो बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट करके लिख सकते हैं आप कि देयर इज नो नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन थ्रू इक्विवेलेंस कांसेप्ट, ठीक है। लास्ट वर्ड इन जनरल, इक्विवेलेंट ऑफ D इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ E। यहाँ पे सब्सटेंस इन जनरल, हाँ। टेस्ट में सिर्फ रिडॉक्स आएगा? मैंने ऐसा कब कहा? टेस्ट में मोल कंसेप्ट आ रहा है, रिडॉक्स आ रहा है, आईयूपैक आ रहा है, जितना भी हुआ है अब तक। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ में आ गया? इस पे आप क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। चलो टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है वो आप खन्ना सर से कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ acidified KMnO4 is required to oxidize 20 moles of Ki, ठीक है। अब आपको पता है कि एसिडिफाइड KMnO4 है। मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि KMnO4 किस में चेंज होगा? आपको कोई रिएक्शन लिख भी सकते हो और बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हो। KMnO4 किस में चेंज होगा? MnO में, ठीक है, या फिर Mn+2 में कह सकते हो, ठीक है। Mn+2 में कह लो क्योंकि आपको पता नहीं है कि एसिड कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। Mn+2 में कह लो क्योंकि आपको एसिड नहीं पता है कौन सा यूज हो रहा है ना। Ki किस में चेंज होगा? Ki किस में चेंज होगा? Ki ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा? मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप क्या मान के चलोगे? I2 में, ठीक है। चलो अब क्या इसके लिए कोई केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत है? आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। हमें सिंपली क्या करना है, अभी हमने देखा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में कि इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। किसके किसके बराबर हो जाएंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki के, ठीक है। और सब में आपको n फैक्टर पता ही है कि MnO4 में m फैक्टर कितना होगा और Ki में n फैक्टर कितना होगा। आंसर बताओ जल्दी से। 4। वेरी गुड। 4, ठीक है। एक ही बच्चे का आया बस, नेहा, गुड। चलो करते हैं, ठीक है, काफी बच्चों का आ गया। इक्विवेलेंस ऑफ, सिंपली हमें क्या करना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस निकालना है कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो हर एक स्पीशीज का जो होगा इक्विवेलेंट वो क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO, और हमें दो ही चीजों के बारे में पता है, दोनों का ही इक्वल कर देते हैं, बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ Ki, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे हम, इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स ही तो हमें निकालना है, और n फैक्टर कितना होता है एसिडिफाइड KMnO4 का? +7 से +2 में जाता है, मतलब 5। इक्विवेलेंट ऑफ इतना, इसका मोल्स दिया हुआ है मतलब 20, और I- से I2 में जाता है तो कितना हो जाएगा आपका? 1, ठीक है। n कितना आ गया? सिंपली 4। 2 लाइन में हो गया कि नहीं आंसर? अगर यही चीज
ठीक है। अगर यही चीज आपको करनी होती मोल कंसेप्ट से, अगर मोल कंसेप्ट से जाते तो सबसे पहले तो ये इसका रिएक्शन लिखना होता हमें, ठीक है। पहले तो रिएक्शन याद करनी पड़ती कि हमें पता है कि KMnO4 किसके साथ, Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है H+ मीडियम में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और ये किस में चेंज होगा, Mn+2, और किस में चेंज होगा, I2 में। ऐसा आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ, कोई से भी तरीके से नहीं, आपको इसी तरीके से करना है। ये मैं बता रही हूँ कितना मेहनत लगेगा आपको। नई चीज पढ़ने का फिर फायदा क्या है ना। अगर मोबाइल फोन इन्वेंट हो गया है तो आपको बेसिक वाले फोन यूज करने का क्या फायदा, मोबाइल यूज करो। KMnO4, अब इसको क्या करना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट से आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो इसको बैलेंस करोगे, उसके बाद क्या करोगे, मोल मोल एनालिसिस करोगे, उसके बाद आपका आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा इजी है, इसमें तो मैंने तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये भी ना लिखो तो आप मन में कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें। हाँ, रिडॉक्स होनी चाहिए, तभी तो उसमें एन फैक्टर निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट में तो रिएक्शन रिडॉक्स होगी, तभी आप निकाल सकते हो, या फिर एन फैक्टर डिफाइंड हो जिसका, तभी कर सकते हो, ठीक है। लिखो हाउ मेनी ml ऑफ, अब आपको सारे इक्विवेलेंट्स के जितने उससे रिलेटेड जितने भी 6-7 आपके वो थे फॉर्मूले, वो तो याद ही हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये, देखो हाउ many ml of milliliter of 0.2 molar acidified KMnO4, 0.2 molar of acidified KMnO4 are required to react completely with 0.5 molar FeSO4। चलो जल्दी से बताना है। सॉरी 50 ml ऑफ, यहाँ पे मैंने वो नहीं दिया ना, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर required to react completely with 50 ml of 0.5 molar FeSO4। तभी तो करोगे आप इक्विवेलेंट्स इक्वल। बहुत टाइम लगा रहे हो बच्चों तुम लोग। किसी का नहीं आएगा अभी तक, इतना टफ तो नहीं है। मोल से ये क्या, मोलारिटी से आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, 25 ml, सही जवाब, ठीक है। क्षितिज गलत, 5 नहीं होगा आंसर। 25 ml, ठीक है। इक्विवेलेंट इक्वल करोगे तो मोलारिटी से किस में जाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए नॉर्मेलिटी में। मोलारिटी से नॉर्मेलिटी में जाने के लिए मैंने क्या बोला था, रूल नमन, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, सबका एन फैक्टर आपको पता है, सबके उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका। और देखो यहाँ पे भी ml में पूछ रहा है और आपको ये भी ml में गिवन है, तो दोनों में मिली इक्विवेलेंट्स आप इक्वल कर दो, ठीक है।
तो दोनों साइड आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। एन फैक्टर तो अभी तक रट ही जाना चाहिए आपको। एसिडिफाइड KMnO4 है, ये क्या हो गया 0.2 इंटू कितना करोगे, एन फैक्टर कितना होता है इसका 5 हो जाएगा, एसिड में है, इंटू V। N1V1 क्या होता है आपका, N1V1 क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मिली इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका 0.5 मोलर, तो 0.5 Fe में क्या होता है +2 से +3 में जाता है, तो कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 1 ही होगा, और इंटू इसका 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 50, तो वॉल्यूम हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 ml। कितना टाइम लगा, सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है क्या? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, और ऐसे ही 2 लाइन में आपका आंसर भी आएगा। हाँ, चैप्टर की थ्योरी होगी है सारी, मेरे को सिर्फ 1-2 टॉपिक और बताना है। एक तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और फिर ओलियम के बारे में कुछ बताना है। तो आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रही हूँ, उसके बाद मैं वो कंसेप्ट बता दूंगी, ठीक है। कुछ नहीं है, बस नाम बड़े और दर्शन छोटे, छोटे छोटे टॉपिक्स है, समझना है सिर्फ, उसमें सारी चीजें आपको पता ही है। लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। अब मुझे देखो सबके आंसर आने चाहिए, बहुत देर से बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं बता रहे, फिर मैं नाम लेने लगूंगी कौन कौन आंसर नहीं बता रहे हैं। आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ FeC2O4। ये पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में इधर लिख रही हूँ। वन बाई 5, हाउ मेनी मोल्स पूछ रहा है। इसका एन फैक्टर आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, कुछ गलती हो रही है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तब तक सही निकालो। 3/5 0.6 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, हाउ मेनी ml ऑफ, अभी मैं ये सॉल्व कर रही हूँ, डेसी मोलर K2Cr2O7, how many ml of decimolar K2Cr2O7 is required to completely react with 50 ml of semi-molar solution of मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मोहर सॉल्ट याद आ रहा है? चलो जिसका हो गया वो वाले क्वेश्चन करो, जिसका नहीं हुआ वो यहाँ पे देखो। क्या करना है हमें, मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, और हमें क्या देखना है 1 मोल ऑफ Fe2CO4। सबसे पहले तो मुझे एन फैक्टर बता दो, इसमें KMnO4 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, KMnO4 का एन फैक्टर हो जाएगा 5। FeC2O4 में एन फैक्टर मैंने कैसे बोला था, ऑक्सलेट कंटेनिंग कंपाउंड है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल अगर चेंज हो रहा है तो मतलब 3, ठीक है। यहाँ तक तो सबका सही है।
तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स बराबर कर देते हैं। इक्वेलेंट्स क्या करेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोल, इसमें 1 इंटू एन फैक्टर, तो एन क्या हो गया 3/5 मतलब 0.6। सिंपल। कितना आ रहा है, 100 नहीं, गलत है, 100 गलत है। देखो पहले मुझे बताओ मोहर सॉल्ट क्या होता है। मोहर सॉल्ट मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था। मोहर सॉल्ट होता है NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट कितना H2O जुड़ा रहता है इसके साथ, 6H2O। मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी कि मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा। क्या NH4 अमोनियम आयन अपना एन फैक्टर चेंज करेगा, नहीं करेगा। SO4 सल्फेट कभी अपना एन फैक्टर चेंज करेगा, नहीं करेगा। तो ये भी सल्फेट नहीं करेगा, और ये तो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी नहीं करेगा। कौन करेगा, सिर्फ Fe करेगा। अभी किस में है, +2 में है, किस में जाएगा, +3 में जाएगा। +3 में क्यों जाएगा, क्योंकि इसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो ऑक्सीडाइजेबल पार्ट क्या है, सिर्फ Fe है, तो एन फैक्टर हो जाएगा आपका 1। और ये क्या बोल रहा है कि डेसीमोलर सोल्यूशन, डेसीमोलर सोल्यूशन बताओ क्या होता है, 1/10 इसकी मोलारिटी गिवन है, और सेमी मोलर सोल्यूशन का एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, मोलारिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, आपको किस में जाना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मेलिटी में। ठीक है, इक्विवेलेंट्स आप बराबर कर दोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर सॉल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/10 मोलारिटी इंटू एन फैक्टर कितना 5, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, ये हो गया आपका इक्विवेलेंस 50 ml इंटू 1/2 इंटू 1 हो गया इसका एन फैक्टर। 100 कहां से आ रहा था आपका, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 25, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, अच्छा इंटू 6 भी तो करना था, सॉरी इंटू एन फैक्टर में करना भूल गए, इंटू 6। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 125/3, ये 3 में चला जाएगा और ये 5 में जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/3। ठीक है, आ गया था ये, दोबारा बता देती हूँ। यहां तक समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट, इतना समझ में आ गया। अब देखो इक्विवेलेंट्स क्या होगा, यहाँ पे मोलारिटी गिवन है, हमें नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी, मतलब N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालेंगे, 1/10 इंटू 6 हो गया इसका क्या एन फैक्टर, ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी। ठीक है, इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या हो गया आपके इक्विवेलेंस। एन फैक्टर 6 कैसे, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज होके किस में जाता है, भूल रहे हो आप सब लोग, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज होके किस में जाता है, Cr+3 में, याद आया। तो +6 से +3 में गया, 3 का चेंज, कितने एटम्स, 2 एटम्स, एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें भूलनी नहीं है, हम जो भी पीछे पढ़ लिया है वही सब यूज होगा, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हो आप। इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट कर देते हैं, कितना हो गया 1/2 का सोल्यूशन, एन फैक्टर 1 और कितना 50 ml। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका 500/12, 500/12, इसको लिख सकते हो 125/3, 4 में चला गया। समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, एक और इजी सा क्वेश्चन करते हैं। आप प्लीज इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए,
जितने भी पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं सब दिमाग में रख के, सबका एन फैक्टर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सब रख के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका इक्विवेलेंट कंसेप्ट से बन नहीं सकता। आपने सिर्फ इक्विवेलेंस ही बराबर करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे देगा जिसको आपको बैलेंस करना पड़ सके। तो बैलेंसिंग तो आपको आती ही है, AOHC, ठीक है। अब इसमें और क्या कॉम्प्लेक्स कर सकता है, कॉम्प्लेक्स तो कर ही दिया, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। 4 देखो 25 ml ऑफ, जितने भी स्टैंडर्ड वो है ना एसिडिफाइड KMnO4, जितने भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो आपको याद रखने हैं बेटा, इसीलिए नहीं लिखा है। रिएक्ट्स completely with (3.4 mg of H2O2). Calculate its normality and molarity. चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये भी ml में गिवन है और आपको ये भी क्या इसमें गिवन है, mg में गिवन है। तो दोनों साइड अगर आप मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर रहे हो तो आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही मिली मिली है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्राम में होता तो आपको किस में चेंज करना पड़ता, दोनों में से किसी एक को, या तो लीटर में चेंज करना पड़ता या फिर मिलीग्राम में चेंज करना पड़ता, ठीक है। आंसर बता दो बस अब। इसका रिकॉर्डेड मैं कोशिश करूंगी आज मिल जाए, इसीलिए मैंने थोड़ी जल्दी क्लास ली है। जल्दी बताओ आंसर, इतना क्या पूछ लिया मैंने। बस इक्विवेलेंस इक्वल करो और नॉर्मलिटी और मोलारिटी, आपको पता ही है रिलेशन क्या होता है, एक चीज निकालोगे दूसरी चीज अपने आप निकल जाएगी। चलो मान लेती हूं मैं कि मोलारिटी क्या है इसकी, m है, इसकी मोलारिटी m है। तो मोलारिटी इंटू n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 5, ये हो गया आपका नॉर्मलिटी, इंटू आप वॉल्यूम कर दोगे, कितना आ गया, ये आ गया आपका मिली इक्विवेलेंस, इज इक्वल्स टू H2O2 का n फैक्टर बताओ कितना हो गया, इसकी हम मोलारिटी निकाल लेते हैं। रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इसका, कितना हो जाएगा 3.4 मिलीग्राम है तो मिलीग्राम में ही रहने देते हैं। ये हो गया इसका n फैक्टर, ठीक है। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट और ये हो गया इसका इक्विवेलेंट। तो यहां से हम सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 125, मोलारिटी क्या हो जाएगा 2/125 20 1250, मतलब ये हो जाएगा 1/625। ये हो गया आपका मोलारिटी। और नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या वो होता है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर, नमन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/625 इंटू n फैक्टर कितना होता है 5, तो ये जाएगा आपका 1/125। नहीं निकल पा रहा था ये इतना इजी आपसे। चलो अब 2-3 जो इजी इजी टॉपिक्स है वो कर लेते हैं। आपका इक्विवेलेंट कांसेप्ट हो गया है,
ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, प्रोवाइडेड आपको इजी तब लगेगा जब आपको एन फैक्टर सबका पता हो, किसमें क्या चेंज होगा, तभी आपको इजी लगेगा, नहीं तो चैप्टर तो खत्म है। ठीक है, इसके बाद मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कराऊंगी। देखो, दो इजी इजी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो मैं एक जनरल रूल बताना चाहती हूँ, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ठीक है। तो देखो, कई तरह के सॉल्ट होते हैं। एटॉमिक तो बड़ा है काफी, मतलब लग जाएगा, ठीक ठाक टाइम लग जाएगा, 17-18 लेक्चर मान लो, ठीक है। सबसे पहले जो जिनका हम क्या बोलते हैं, अस सॉल्ट, ठीक है, जिनके सब्सक्रिप्ट में अस लगा रहता है, तो उसको वो चेंज कर देगा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो वो अस सॉल्ट जो है वो इक सॉल्ट में बदल जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर Fe+2 का कोई सॉल्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सॉल्ट, ठीक है। जैसे कि अगर FeSO4 है तो उसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, और अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, Fe+3 में, मतलब किसमें चेंज हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में, ठीक है। मान लो अगर ये क्या है, FeCl2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, FeCl3, मतलब फेरिक क्लोराइड, मतलब फेरस किसमें चेंज हो गया ऑक्सीडेशन के बाद, फेरिक में, ठीक है। तो जब भी कभी भी एफ अस सॉल्ट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, एक सॉल्ट में। जैसे कि क्यूपरस है, इसको +2 में है तो इसको बोलते हैं क्यूपरस, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, Cu+3 में, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, क्यूपरस से क्यूप्रिक में, क्यूपरस से क्यूप्रिक में, ठीक है। ये तो बातें बताइए आपको ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा। अब ये क्या होता है, टिन, इसको हम बोलते हैं स्टैनस, स्टैनस किसमें चेंज हो जाएगा, +2 में से किसमें जाता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेटस का होता है, +4, तो स्टैनस से किस में चला जाएगा, स्टैनिक में, स्टैनस से स्टैनिक, ठीक है। पीबी को बोलते हैं प्लम्बस, प्लम्बस जनरली एग्जिस्ट करता है +2 में, ये भी किस में चला जाएगा, सेम ही ग्रुप के हैं तो फिर ये भी किस में चला जाता है, +4 में, तो प्लम्बस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लम्बिक में, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि Hg अगर पे प्लस चार्ज है तो वो ऐसे स्टेबल नहीं होता है, वो कैसे स्टेबल होता है, Hg+2 चार्ज, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस, मर्क्यूरस से किस में चेंज हो जाएगा, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक का क्या मतलब है, Hg+2, मतलब +1 से +2, समझ में आ गया। अस सॉल्ट कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो अस से किस में चेंज हो जाएगा, इक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आते हैं मैंने क्या बोला था, SO4 को हम क्या बोलते हैं, SO4-2 को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट, ठीक है। और SO3-2 को क्या बोलते हैं, जब एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा इसके नॉर्मल ऑक्सीजन में से तो हम क्या बोल देते हैं इसको, सल्फाइट। मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 से किस में आ गया है, 4 ऑक्सीजन आ गया है, तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, तो मतलब आइट किस में चेंज हो गया है, 8 में। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा अस सॉल्ट चेंज हो जाएगा एक सॉल्ट में, और आइट किस में चेंज हो जाएगा, आइट विल चेंज इनटू 8, ठीक है। तो सल्फेट सल्फाइट किस में चेंज हो जाएगा, सल्फेट में। नाइट्राइट किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट में, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये होता है आपका नाइट्राइट, ये चेंज हो जाएगा आपका नाइट्रेट में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो फिर ये होता है +3, +3 से किस में चला गया, +5 में, ठीक है। और सल्फाइट किस में चेंज हो जाएगा आपका, सल्फेट में, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका,
+4 से किस में चला गया, +6 में। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जैसे कि मोलैरिटी के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, M। ठीक है, नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, N। वैसे ही हम H2O2 का एक स्पेशल कंसेंट्रेशन टर्म हमने डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केमिकल होता है। आपके भी किसी भी लेबोरेटरी में H2O2 का स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको दिखेगा, ठीक है, हर जगह। और वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो हम एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन करते हैं। अभी लिखा नहीं क्या ये? मिटा दो। तो आते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे। 5 मिनट का टॉपिक है, इजी सा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो आप इस चैप्टर में आपको पता तो चल ही गया होगा कि H2O2 कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, दोनों की तरह काम करता है। इसीलिए हमने इसको एक कंसेंट्रेशन टर्म, इसको एज अ कंसेंट्रेशन टर्म ट्रीट करते हैं। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हमने एक तरीके से डिफाइन किया हुआ है। कैसे? आपको पता है कि H2O2 क्या होता है, बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज किस में होगा, 2H2O2 किस में हो जाएगा, डिकम्पोज 2H2O और O2 में। ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे डिफाइन करते हैं। आप लेबोरेटरी में जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक जैसे फ्लास्क मिलेगा जिसमें H2O2 का सोल्यूशन रखा रहता है। ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें मान लो H2O2 का सोल्यूशन है और इसके ऊपर लिखा रहता है कि 20V H2O2 सोल्यूशन लिखा रहता है। 20V H2O2 सोल्यूशन, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब 20V H2O2 सोल्यूशन का क्या मतलब है, हमें ये समझना है। ठीक है, 20V H2O2 का मतलब ये होता है कि अगर 1 लीटर H2O2 का सोल्यूशन है, ध्यान से सुनना, अभी हम डेफिनेशन इसका लिखेंगे लेकिन पहले समझना जरूरी है। अगर 1 लीटर H2O2 का सोल्यूशन है तो उससे हमें O2 कितना मिल रहा है, मतलब 20 लीटर O2 मिल रहा है। यही है इसका स्ट्रेंथ। ठीक है, कि 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन में हमें O2 कितना मिल रहा है, 20 लीटर मिल रहा है। अगर मैं बोल दूं कि एक फ्लास्क है, उस पे लिखा हुआ है V, सिर्फ V लिखा है। ठीक है, मतलब क्या लिखा है कि 1 लीटर H2O2 में हमें V लीटर क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन का मिल रहा है। इसी चीज को हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। समझ में आई मेरी बात? अगर इसको रिएक्शन से समझे, डेफिनेशन में बाद में लिखूंगी, पहले मैं समझा रही हूं। ठीक है, 2 मोल H2O2 का अगर वो हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो हमें कितना मोल मिल रहा है ऑक्सीजन का, 1 मोल मिल रहा है। तो क्या अगर मैं एसटीपी पे डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसका वॉल्यूम बता सकती हूं, कितना हो जाएगा। या फिर मैं कह सकती हूं कि अगर 1 मोल H2O2 है तो वो कितना दे रहा है, हाफ मोल O2 दे रहा है। ठीक है, हाफ मोल O2 का क्या मतलब है, अगर मैं इसका एसटीपी पे वॉल्यूम निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 22.4 इंटू हाफ, मतलब कितना दे रहा है, 11 क्या दे रहा है हमें, ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं ये पूरा H2O2 का सोल्यूशन 1 लीटर मान लू तो मैं क्या बोल सकती हूं कि 1 मोलर H2O2 हमें कितना ऑक्सीजन दे रहा है, 11.2 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है, कह सकती हूं। यही चीज होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब समझ में आ गया, तो अब हम लिखेंगे और क्लियर इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, इट इज डिनोटेड बाय V। पहले हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V।
एम से कभी अगर डिनोट किया है कोई चीज का मतलब है कि मोलारिटी बोल रहे हैं, एन से डिनोटेड है तो उसका क्या मतलब है कि नॉर्मेलिटी बोल रहे हैं। अगर कोई भी चीज वी से डिनोटेड है तो वो फिक्स्ड है, वो क्या बता रहा होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय V और इसका क्या मतलब है, एंड डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 या फिर ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट STP। ठीक है, किसमें, इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट STP by the decomposition of कितना मोल हमने लिया था H2O2 का, ठीक है, by the decomposition of all the H2O2 present in 1 liter solution, all the H2O2 present in 1 liter solution। ठीक है, एंड ये डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है, बाय द रिएक्शन 2H2O2 is decomposing into 2H2O plus O2। ठीक है, ये आपका एक्वस फेज में रहता है, ये आपका लिक्विड फेज में रहता है, ये आपका गैसियस फेज में रहता है। कि अगर H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, सिंपल सी बात है, H2O2 का 1 मोल 1 लीटर डिकम्पोज होने में, ठीक है, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, वही होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट STP बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल द H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं इसका रिलेशन कैसा होता है, मोलारिटी से इसका रिलेशन क्या होता है। मोलारिटी से रिलेशन आ जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, नॉर्मेलिटी से भी पता लग जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर तो हमें H2O2 का पता ही है। ठीक है, तो लिखो रिलेशन बिटवीन, बस ये लास्ट छोटा सा टॉपिक है, इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज सपोज करते हैं पहले कि कितना 1 लीटर, लेट 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, हमारे पास कितना लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 हैविंग मोलारिटी M। ठीक है, 1 लीटर H2O2 का सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी M है एंड नॉर्मेलिटी N, और जिसकी नॉर्मेलिटी हमें गिवन है कितनी, N इज गिवन। अब सिर्फ आप मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा, H2O2 is decomposing into 2H2O plus O2, ये तो आपको पता है। ठीक है, अगर 1 लीटर सोल्यूशन है, मोलारिटी M है, तो कितने मोल्स होंगे, H2O2 का टोटल मोल कितना है, मोल्स कितना है, M मोल है। ठीक है, अगर M मोल है तो फिर हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे 2 मोल है तो हमें कितना मोल रहा है, मिल रहा है हाफ मोल मिल रहा है। अगर M मोल है तो हमें कितना मोल ऑक्सीजन मिलेगा, M/2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कैपिटल M है ये बेटा, कैपिटल M है। ठीक है, M/2 मोल हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या हम इस ऑक्सीजन को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं STP पे, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मैं बोल सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, जितना भी इसका मोल है इंटू 22.4, क्योंकि STP पर है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितना बराबर हो जाएगा, 11.2 इंटू इट्स मोलारिटी। यही होती है आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा, 11.2 इंटू M। और अगर मैं मोलारिटी में निकालना चाहूँ तो मोलारिटी में क्या कर सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 11.2 इंटू नॉर्मेलिटी
अपॉन n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 5.6। तो मैं क्या लिख सकती हूँ और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मैलिटी। यही छोटा सा रिलेशन होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या मतलब है कि कितना हमें वॉल्यूम O2 का मिला 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करने में। ठीक है, क्वेश्चन करें इस पे। मोल्स को हमने मोलारिटी के इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि हमने सोल्यूशन ही 1 लीटर ले लिया है। मोलारिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ही हमने 1 लीटर ले लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं मोलारिटी के फॉर 1 लीटर सोल्यूशन, है ना। ओके, अब मैं क्या करती हूँ आपको एक पेज रह गया है, वो पेज मैं आपको क्लिक करके उसकी फोटो दे दूंगी। उसमें समझ नहीं आए कुछ तुम फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, समझने वाला ही मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वो पेज। वैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, और एक पेज पे कुछ क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस है H2O2 के, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। और फिर ये है आपका एक और है ओलियम के बारे में। ठीक है, तो ओलियम के बारे में मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि ओलियम क्या होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 और SO3 को मिलाते हैं तो हमारा ओलियम बनता है H2S2O7। ठीक है।